हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? अविनाश जी वैशाली से स्वागत है। गुड इवनिंग बेटा, जय हिंद। बाकी लोग कहाँ हैं? लाइव जुड़ जाएं मुझसे और आज की क्लास स्टार्ट की जाए। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में मैं बात कर रहा था बौद्ध धर्म के बारे में। और बौद्ध धर्म में क्या हुआ, क्या किया गौतम बुद्ध ने, क्या सोच के किया, क्या परिणाम रहा, क्या प्रभाव रहा, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को समझाई। अब इसके आगे बात करूँगा। तो मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई पड़ रही हो तो एक बार यस लिख दें। मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई पड़ रही हो तो एक बार यस लिख दें। मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई पड़ रही हो तो एक बार यस लिख दें। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि प्राचीन इतिहास में मैं अभी तक आप लोगों को जैन और बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था। देखिए, स्टार्टिंग से यदि मैं कहूँ तो मैंने आप लोगों को समझाया सबसे पहले हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता के बाद फिर वैदिक काल, और वैदिक काल के लास्ट में हुआ ये कि लास्ट तक आते आते जो सनातन धर्म था उसमें कुछ बुराइयां आ गईं, और कुछ बुराइयां जो है जब आ गईं तो कुछ लोग असंतुष्ट हो गए सनातन धर्म से। और ऐसे असंतुष्ट लोगों को संतुष्ट करने के लिए, जो बुराइयां हैं उनका एक विकल्प देने के लिए, जैन धर्म तो ऑलरेडी पहले से ही था लेकिन उसको और आगे बढ़ाया महावीर स्वामी ने, और गौतम बुद्ध ने एक नया धर्म लाया, बौद्ध धर्म। आप लोगों ने देखा कि बातें वही हैं जो पहले सनातन धर्म से में थी। सत्य बोलो, अहिंसा का पालन करो, चोरी मत करो, आवश्यकता से अधिक संचय मत करो, यही सारी बातें हैं। ये सारी बातें हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पहले से ही थी। बस क्या है कि वहाँ पर कर्मकांड को बढ़ावा मिल गया था। कर्मकांड का मतलब ये है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, क्योंकि पंडितों का काम ये होता था, जो पुरोहित होते थे उनका कार्य था कि धार्मिक कार्य को संपन्न करवाना। तो जन्म से लेकर मरने तक पंडित जी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहा करती थी कर्मकांड की। तो चलो, ये तो कर्मकांड बेसिक है, हर धर्म में होता है, अच्छी बात है। लेकिन बाद में कुछ कर्मकांड और अनुष्ठान ऐसे हो गए, जैसे मान के चलो कोई कर्मकांड है कि जिसकी शादी ना हो रही हो, पंडित जी को इतना दक्षिणा दें, यज्ञ पूजा करवाएं, उसकी शादी हो जाएगी। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो ये पूजा करवा ले पंडित जी से, फिर ऐसा हो जाएगा। अच्छा, बड़े बड़े जो महात्मा थे, ऋषि मुनि थे, ऐसा होता था, पूजा का अपना महत्व था। लेकिन पंडिताई के नाम पर मूर्ख बनाने वाले बहुत सारे लोग हो गए। और आप तो जानते हैं, जनता को, आप आम लोगों को कितने दिन तक मूर्ख बनाएंगे। एक समय ऐसा आया कि देखो, ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा सम्मान इसलिए था क्योंकि ब्राह्मण विद्वान थे, और विद्वानों का तो भारत क्या पूरी दुनिया में महत्व होता है, सम्मान होता है। लेकिन जब तक विद्वान थे तब तक सम्मान हुआ। बाद में जब उनकी विद्वता घट जाएगी, और ब्राह्मण का मतलब ये होता था कि बहुत त्यागी होते थे, साधारण जीवन जीते थे, दिमागी बहुत होते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि दिमाग कम होने लग गया कई लोगों के पास, और वो उल्टा सीधा करके पैसा खूब कमाते थे, आराम की जिंदगी जीते थे। कई सारे ऐसे पाप के कार्य करते जो एक समय पर वर्जित कहा गया था। तो लोगों का भरोसा उठने लग गया ऐसे कर्मकांडी पंडितों से। और कुछ बुराइयां, जैसे कि मैंने कहा, एक समय पर जाति व्यवस्था नहीं थी, बाद में जाति व्यवस्था आ गई। जाति व्यवस्था के नाम पर कुछ लोग जो है जातिगत भेदभाव करने लग गए, और ये सारी जो समस्याएं हैं, बहुत अधिक चढ़ावा चढ़वाना, उसके बाद पंडितों का जो ऐसे बहुत ज़्यादा चढ़ावे पर ध्यान देते थे उनका भ्रष्ट हो जाना, बहुत सारी जातियों को ये कहना कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते या आपके ऊपर ये बाउंडेशन है, तो ये बड़ी समस्या हो गई। यद्यपि विद्वानों ने ऐसा नहीं कहा। आप चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे, ब्राह्मण थे, और आपने देखा कि एक जंगल से बच्चे को उठा करके, जिसकी कास्ट आज तक क्लियर नहीं है कि वैश्य थे कि क्षत्रिय थे कि क्या थे, लेकिन उनको राजा बना दिया। उन्होंने चर्चा भी किया है कि जो शूद्र वर्ग का राजा ये शिक्षक भी हो सकता है और शिष्य भी। तो जो विद्वान हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जो कम जानकार होते थे, जिनको वास्तव में, देखो, सनातन धर्म तो बेटा ऐसा रहा है कि यह धर्म जो है पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उन निर्जीव तक का एक बार जो है सम्मान करता है, उसका अस्तित्व समझता है।
धरती पर ईश्वर ने जो भी रचना की है उन सबका अपना महत्व है सृष्टि में। तो जब भारत के लोग पेड़ पौधों तक का इतना सम्मान करते थे, जानवरों का इतना रिस्पेक्ट करते थे, जानवर हत्या जो है नहीं करना चाहते थे, तो ऐसे में सोच करके देखो कि इंसान का अपमान कहाँ से कोई करेगा। इंसान तो ईश्वर की, ऊपर वाले की सर्वोत्कृष्ट रचना है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी दशा में हुआ ये कि जो ये गलत व्याख्या कर गए धर्म की, जिन्होंने धार्मिक भेदभाव बढ़ा दिए, जातिगत भेदभाव बढ़ा दिए, उनकी वजह से बाद में कुछ लोगों को समस्या होने लग गई और वक्त आने पर ऐसे ही लोगों ने जैन और बौद्ध धर्म अपना लिया। बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया, बहुत सारे वैश्य लोगों ने, व्यापारियों ने बौद्ध धर्म अपनाया, बहुत सारे क्षत्रियों को जिनको परेशानी थी, कई ऐसे क्षत्रिय थे जो कहते थे कि ब्राह्मण से श्रेष्ठ तो हम ही हैं, तो ऐसे लोगों ने क्या किया कि जैन और बौद्ध धर्म अपनाना शुरू कर दिया। आज भी आप राजस्थान में देखेंगे तो बहुत सारे लोग वहाँ जैन हैं। एक समय वो लोग राजपूत थे और हिंदू हुआ करते थे। तो इस तरीके से इन धर्मों का प्रचार प्रसार बढ़ गया। और जब गौतम बुद्ध महावीर स्वामी अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, उसी समय पर भारत में 16 बड़े राज्य अस्तित्व में आए थे। मैं आप लोगों को उत्तर वैदिक काल में बता चुका हूँ कि 2 बड़े राज्य थे। एक राज्य था कुरु, एक राज्य था पांचाल। 2 बड़े राज्य हुआ करते थे। एक्सक्यूज मी। तो मैं कह रहा था कि ऐसे में हुआ ये कि 16 बड़े राज्य अस्तित्व में आए और उन राज्यों के नाम आप लोग जानते होंगे। मैं एक बार फिर से चर्चा कर दे रहा हूँ। काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्ज, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। ये 16 बड़े राज्य अस्तित्व में आए। और मैं आपको जब स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था, जब मेरी पहली क्लास थी, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जो मगध है उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत अच्छी थी। उसके आसपास बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ से लोहा मिलता था। मगध में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था, मगध में जनसंख्या भी बहुत अच्छी थी। तो राजा को अच्छा टैक्स मिला और राजा जो है उसने उस इनकम से, जो टैक्स की इनकम है, उससे बड़ी सेना बना ली। उसके बाद जो है इनको वेपन्स भी मिल गए, हथियार भी, और अगल बगल के राज्यों को मगध वालों ने जीतना शुरू कर दिया। तो भारत में पहला साम्राज्य अस्तित्व में आया, उसका नाम है मगध साम्राज्य। और मैं आपको बताऊं, भारत का इतिहास जो 3 भागों में बांटा गया है, रतन कुमार जी गुड इवनिंग बेटा, तो क्या है जो 3 भागों में बांटा गया है, उन 3 भागों में है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। पर एक विभाजन इतिहास का और भी है, और वो विभाजन है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज। अब ये जो विभाजन है, प्रागैतिहासिक काल मतलब पाषाण काल, स्टोन एज, और उसके बाद जो प्रोटो हिस्टोरिक है, आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें प्रागैतिहासिक काल के बाद का हड़प्पा की सभ्यता और वैदिक काल, और जो हिस्टोरिक एज है, ऐतिहासिक काल, वो शुरू होता है मगध साम्राज्य से। आप बात को समझिए, वास्तव में जो इतिहास की शुरुआत है वो मगध साम्राज्य से मानी जाती है। वास्तव में जो इतिहास की शुरुआत है वो मगध साम्राज्य से मानी जाती है। अब मगध साम्राज्य जो है ये भारत का पहला साम्राज्य है, और सबसे पहले यहाँ पर जिसने शासन किया, जिसका वर्णन है इतिहास में, उसका नाम है हर्यक वंश। आप लोगों ने सुना होगा, अच्छा नेट स्पीड अभी तक सही नहीं हुआ रतन जी। तो क्या है कि आप लोगों ने सुना होगा, मगध में एक शासक हुआ करता था जरासंध। भगवान कृष्ण से उसकी दुश्मनी थी, और बाद में पांडवों में जो भीम थे, महाबली भीम, उन्होंने जरासंध को जो है चीर करके फेंक दिया था, मार दिया था। मगध में जरासंध हुआ करता था एक समय में। आज उसी मगध में हर्यक वंश शासन करता है, और हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं,
इनका नाम है बिंबिसार। इनका नाम था बिंबिसार। आप लोगों को याद होगा अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी ताकत बढ़ाई थी, मैंने आपको समझाया था। ऐसे में क्या हुआ, वैवाहिक संबंध स्थापित करके ताकत बढ़ाई जाती थी। एक समय अंग्रेजों ने देखो पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की। अंग्रेजों का मतलब ये है कि अंग्रेजों के राजा चार्ल्स सेकंड ने, तो बाद में उनको बंबई दहेज में मिला, तो फायदा होता था शादी करने का। ये जिनको आप देख रहे हैं बिंबिसार, इन्होंने 500 से ज़्यादा शादियाँ की। अब आप समझ सकते हैं 500 से ज़्यादा शादियाँ की तो बहुत सारी पत्नियाँ, बहुत सारे बाल बच्चे, और उससे भी बड़ी बात बहुत सारे रिलेटिव भी, रिश्तेदार। अब सोचो 500 अगर रिश्तेदार हैं इनके और उनके पास छोटी छोटी सेना हो तो भी मिलाकर के एक बड़ी सेना बन जाएगी, अपने आप इनकी शक्ति बढ़ गई। और ये जो मगध के शासक हैं बिंबिसार, इन्होंने आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके जो मगध है उसका क्षेत्र इतना बढ़ता चला गया कि ये मगध साम्राज्य कहा गया। कई राज्यों को जीता इसने, बिंबिसार ने। और ये जो बिंबिसार है, बिंबिसार ये जब जीवित था उस समय महात्मा बुद्ध भी जीवित थे, महावीर स्वामी भी। तो ये महात्मा बुद्ध का भी समकालीन कहा जाता है और महावीर स्वामी का भी, दोनों का कंटेम्प्रेरी कहा जाता है। इसने बौद्ध धर्म भी स्वीकार किया और जैन धर्म भी। एक इसका वैद्य हुआ करता था डॉक्टर, जिसका नाम था जीवक। बिंबिसार को पता चला कि एक राजा है प्रद्योत, और प्रद्योत जो है वो अवंती के राजा थे। अवंती मतलब मध्य प्रदेश, अवंती मतलब मध्य प्रदेश। ये अवंती के राजा थे प्रद्योत। उनकी तबीयत खराब थी। बिंबिसार ने अपना डॉक्टर भेजा जीवक कि जा करके उनका इलाज कर दो, ठीक कर दो। पांडु रोग हुआ था, पीलिया हुआ था इन्हें, तो जा करके ठीक कर दो। अब गए ये ठीक करने, जो बिंबिसार हैं, सॉरी ये जीवक जो है वो ठीक करने गया और ठीक कर दिया। अब आप सोच करके देखो, कुछ राज्यों को जीता बिंबिसार ने, कुछ के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए, और एक शक्तिशाली राजा की यही पहचान है। जैसे वर्तमान समय में अपना भारत देख लो, हम जरूरत पड़ने पर पाकिस्तानियों की पिटाई भी करते हैं, और कुछ शक्तिशाली देशों से हमने दोस्ती भी कर रखी है। रसिया से अपनी दोस्ती थी, अब अमेरिका से भी हो चुकी है, जर्मनी से है, इजराइल से है, जापान से है। तो कोई भी देश बहुत शक्तिशाली माना जाता है जब उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो और दुनिया के कई देशों का सपोर्ट हो उसे। इससे किसी भी देश की ताकत बढ़ती है। तो ऐसे में क्या हुआ कि बिंबिसार जो है उसने कई प्रकार से दिमाग लगाकर अपनी शक्ति बढ़ा ली, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कहते हैं जो किसी से नहीं हारता वो अपनों से हार जाता है। और वैसे भी बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कह करके गए हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार दुखी परिवार। परिवार बड़ा होगा तो पता नहीं कितने कितने टाइप के लोग उस परिवार में होंगे। कोई बहुत शरीफ होगा, कोई क्रिमिनल टाइप का हो सकता है, कोई बहुत बुद्धिमान होगा, कोई मोटी बुद्धि का भी हो सकता है। तो बिंबिसार को खामियाजा भुगतना पड़ा बड़े परिवार का। बिंबिसार का बेटा हुआ करता था एक अजातशत्रु, और अजातशत्रु को राजा बनने की इतनी जल्दी थी कि इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। मैं आपको बताऊं, ये पहला उदाहरण है इतिहास में जब पुत्र ने पिता की हत्या कर दी। ये अलग बात है कि जैसे को तैसा, जो इंसान जैसा करता है वैसा भरता भी है। अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा था और अजातशत्रु के बेटे ने अपने पिता को मार डाला। मतलब जब अपने पिता को इसने मारा था तो इसके बेटे ने इसे मार दिया, अपने बेटे के द्वारा यह भी मारा गया। इसके साथ वही हुआ जो इसने अपने पिता के साथ किया था। अजातशत्रु नाम का यह जो व्यक्ति है, इसने लिच्छवी रिपब्लिक पर आक्रमण किया था। लिच्छवी गणतंत्र ये दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र है। वैशाली में हुआ करता था, वैशाली बिहार में ही। अभी देखिए इस क्लास में एक बच्चा है भी, वो वैशाली से हैं। तो वैशाली के रिपब्लिक जो है, ये लिच्छवी जो है, वो दुनिया के सबसे पहले रिपब्लिक वाले लोग थे, गणतंत्र थे वो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अजातशत्रु जो है ये, इसने लिच्छवी रिपब्लिक पर आक्रमण किया और इसने काशी पर भी आक्रमण किया। काशी का मतलब आप जानते हैं उत्तर प्रदेश, वाराणसी का एरिया। इनकी ताकत बढ़ती गई। बौद्ध धर्म को मानते थे ये। जब गौतम बुद्ध मरे हैं उसी वर्ष आपने देखा था अजातशत्रु ने अपनी राजधानी में, राजगृह इनकी कैपिटल थी, वहां पर इन्होंने पहली बौद्ध संगीति कराई, बौद्धों का सम्मेलन बुलाया। और फिर इनके बाद जो इनका बेटा किंग बना उसका नाम था उदाइन।
और उदायन नाम का यह जो लड़का है, इसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी, और यही है जिसने पाटलिपुत्र शहर बसाया था, और इसी व्यक्ति ने पाटलिपुत्र को राजधानी भी बनाया था। इसी ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। बाद में क्या हुआ कि इस वंश का लास्ट शासक हुआ नागदशक, और नागदशक को शिशुनाग ने डस लिया। तो दोनों के नाम में नाग है, क्या पता कुछ नागों वाला जहर इनमें भी रहा हो। वैसे इंसानों का जहर नागों से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। नाग डसे तो कुछ समय तक इंसान तड़पेगा, फिर मर जाएगा। इंसान डसे तो पूरी जिंदगी भर इंसान तड़पता है, फिर मरता है। तो यहाँ पर क्या है कि शिशुनाग और नागदशक के बीच लड़ाई हुई, नागदशक को शिशुनाग ने मार डाला, और अगला जो वंश होगा वो होगा शिशुनाग वंश, वो है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, अब शिशुनाग वंश क्या करेगा मैं आप लोग को बताऊंगा। ये जो हर्यक वंश है ये 544 ईस्वी से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक है। 412 ईसा पूर्व तक BC। थोड़ा सा लिखिए, फिर आगे लिखवाता हूं मैं। मेरी आवाज़ क्लियर पहुंच रही हो तो यस लिखें एक बार। कौन कौन मुझे सुन रहा है? जो भी सुन रहे हो यस लिखें। मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? ठीक है अविनाश जी, तो चलिए लिखिए। हेडिंग डालना मगध साम्राज्य, मगध एम्पायर। और मगध साम्राज्य में लिखिए हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी, हर्यक डायनेस्टी। नेक्स्ट लाइन में हर्यक वंश का टाइम लिखिए 544 से 412 ईसा पूर्व। संस्थापक डैश करके बिंबिसार, फाउंडर बिंबिसार। नेक्स्ट लाइन में लिखना बिंबिसार गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का समकालीन था। बिंबिसार वाज कंटेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी। बिंबिसार गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का समकालीन था। बिंबिसार ने जैन और बौद्ध दोनों धर्म स्वीकार कर लिया था। बिंबिसार ने जैन और बौद्ध दोनों धर्म स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट लाइन में लिखिए जीवक बिंबिसार का डॉक्टर था। जीवक वाज डॉक्टर ऑफ बिंबिसार जीवक अवंती के शासक प्रद्योत के दरबार में गया था। जीवक विजिटेड इन द कोर्ट ऑफ प्रद्योत। प्रद्योत was ruler of Avanti
प्रद्योत अवंती के शासक थे। ये अवंती मध्य प्रदेश में है। ये अवंती मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट लाइन में लिखना अजात शत्रु, हेडिंग डालिए अजात शत्रु। और फिर लिखिए अजात शत्रु किल्ड हिज फादर बिंबिसार। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। अजात शत्रु अटैक्ड लिच्छवी रिपब्लिक एंड वैशाली। रतन बेटा क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, एक बार कमेंट करके बताना। अगर मैं सॉल्व कर सकता हूं तो जरूर सॉल्व करूंगा। क्या प्रॉब्लम आ रही है रतन? आपके यहाँ का नेट वीक है? आपके यहाँ का नेट वीक है या यहाँ से कोई प्रॉब्लम है? मैं आपका कमेंट समझ नहीं पाया, एक बार बताना क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपके यहाँ नेट स्लो है क्या? चलिए अन्य लोग तब तक लिखते रहें। तो अजात शत्रु अटैक्ड लिच्छवी रिपब्लिक एंड काशी। अजात शत्रु ने लिच्छवी गणतंत्र और काशी पर आक्रमण किया। नेक्स्ट लाइन में लिखना उदाइन, हेडिंग डालना उदाइन। प्ले पर चलेगा? अच्छा, स्लो इंटरनेट पर ठीक आ रहा है। अच्छा, उदाइन में लिखना उदाइन किल्ड हिज फादर अजात शत्रु। उदाइन ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या की। नेक्स्ट लाइन में उदाइन इस्टेब्लिश्ड पाटलिपुत्र सिटी। उदाइन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। उदाइन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। नेक्स्ट लाइन में लिखना अच्छा, रतन बेटा ये बताओ क्या ये प्रॉब्लम आपके यहाँ है या यहाँ से सही हो सकती है? अगर यहाँ से सही हो तो मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट को बोल दूँ। तो यहाँ पर लिखना उदाइन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। नेक्स्ट लाइन में लास्ट किंग ऑफ हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश का अंतिम शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक डैश करके नागदशक
हर्यक वंश का अंतिम शासक डैश करके नागदशक। नागदशक वाज किल्ड बाई शिशुनाग। नागदशक की हत्या शिशुनाग ने की। और फिर हेडिंग डालिए शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। और फिर शिशुनाग वंश में लिखना 412 टू 344 BC, 412 से 344 ईसा पूर्व। इसमें लिखिए फाउंडर डैश करके शिशुनाग, संस्थापक डैश करके शिशुनाग, संस्थापक शिशुनाग। और फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना, बल्कि थोड़ा सा समझिए फिर लिखिए, थोड़ा सा समझिए। देखो शिशुनाग वंश जो है अब शासन करेगा और इस वंश का जो संस्थापक है उसका नाम शिशुनाग है, संस्थापक का नाम शिशुनाग है। और शिशुनाग ने ये किया, शिशुनाग ने अवंती पर कब्जा कर लिया। आप लोग को याद होगा अवंती मध्य प्रदेश में है। तो अब सोच करके देखो कि बिहार का शासक यानी मगध का शासक उत्तर प्रदेश तक तो आक्रमण किया था और जीता भी था। काशी पर आक्रमण किया, कौशल पर भी आक्रमण हो चुका था। तो बिहार के पास उत्तर प्रदेश यहाँ पर कब्जा हो गया। और आप जानते हैं बिहार उत्तर प्रदेश में खेती बहुत अच्छी होती है, जनसंख्या भी बहुत अच्छी है। अब जिस राजा के कंट्रोल में ये क्षेत्र है उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। अब मध्य प्रदेश पर भी अटैक करके उस पर भी कब्जा कर लिया मगध वालों ने। साम्राज्य तो मगध ही है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मगध साम्राज्य है। तो ऐसे में क्या है कि अब मध्य प्रदेश तक का क्षेत्र जो है वो मगध के शासकों के कंट्रोल में आ गया। इसी शिशुनाग वंश का बड़ा महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था कालाशोक। और आप लोग को याद होगा कालाशोक के समय में दूसरी बार बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। दूसरी बार या दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। इस वंश का जो लास्ट किंग हुआ उसका नाम हुआ करता था नंदीवर्धन, उसका नाम था नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन की एक व्यक्ति ने हत्या कर दी, उसका नाम था महापद्मनंद। तो अब ये नया वंश है महापद्मनंद का, इसको नंदवंश कहते हैं। ये नंदवंश है। समय है 344 से 323 ईसा पूर्व तक, 344 से 323 ईसा पूर्व ये नंदवंश का टाइम है। और महापद्मनंद बड़े ही शक्तिशाली थे। आप लोगों ने परशुराम का नाम सुना होगा और परशुराम जी बड़े ही पावरफुल थे। कई बार उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं को हराया था धरती पर। और परशुराम जी के बाद अगर कोई दूसरा परशुराम कहा गया है तो नंदवंश का जो संस्थापक है, फाउंडर, इसी को दूसरा परशुराम कहा गया है। महापद्मनंद को दूसरा परशुराम कहते हैं। इसके अलावा इनको एक राट कहा जाता था, मतलब एक ऐसे शासक, एकमात्र शासक, बड़े शक्तिशाली, एक राट कहलाते थे। इन्होंने आक्रमण करके कलिंग जीत लिया। और आप जानते हैं कलिंग उड़ीसा में है। अब सोचो मगध साम्राज्य के पास उड़ीसा भी आ गया, मतलब बिहार, इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सारे वही क्षेत्र हैं जहाँ खेती बहुत अच्छी होती है। ये जितने क्षेत्र मगध शासकों के कंट्रोल में आते जाएंगे मगध शासकों की आमदनी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर क्या है कि कलिंग भी इसने जीत लिया। और कलिंग से इसने जो है कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था जिसका नाम है तंसुली नहर। तंसुली नहर का निर्माण करवाया था, तंसुली नहर का। नंदवंश का ही एक शासक हुआ जिसका नाम था घनानंद। धन का इतना लालची था कि इसको धनानंद कहा जाता था। और आप ये समझिए जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी हो। अच्छा बेटा बहुत बढ़िया, आप अपनी सुनाओ। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो घनानंद है ये धन का इतना लालची था कि जनता को टार्चर करता था। जैसे बाहुबली मूवी में बल्लाल को देखिए, लोगों को पीट करके, आम व्यक्ति को परेशान करके अपनी आमदनी बढ़ाते थे वो, तो जनता उनको पसंद नहीं करती थी। और याद रखना, जब जनता अपने राजा को ना पसंद करे, ऐसे में अगर कोई विदेशी उस राजा को मारना चाहे
या दूसरे राज्य का आक्रमणकारी उस राजा को मारना चाहे तो बड़ा आसान होता था, क्योंकि जनता ही चाहती थी राजा हमारा मर जाए। जनता किसी भी आक्रमणकारी के सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी। और घनानंद का ये जो व्यवहार है जनता के प्रति और जनता की नाराजगी घनानंद पर भारी पड़ेगी, और इससे भी भारी पड़ेगा इसका अपना अहंकार। इसने एक बहुत सरल व्यक्ति, बड़े विद्वान व्यक्ति की इंसल्ट कर दी। उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य नाराज हो गए और उन्होंने कसम खा ली कि मैं इस नंद वंश को ही नष्ट कर डालूंगा। चाणक्य जा रहे थे जंगल में, उनको एक लड़का दिखा जो खेल रहा था, बहुत कम उम्र थी। चाणक्य को लगा कि ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बहुत आगे जा सकता है। पता लगाया उस बच्चे के बारे में चाणक्य ने कि कौन है वो, किसका बच्चा है। तो पता चला उसके माता पिता के बारे में जानकारी नहीं है। एक शिकारी था जो उस बच्चे का पालन पोषण कर रहा था। शिकारी का बच्चा नहीं था वो, लेकिन शिकारी के पास था, शिकारी ही पालन पोषण कर रहा था। तो चाणक्य ने शिकारी को कुछ पैसा दे करके उस बच्चे को खरीद लिया। अब आज के बाद उस बच्चे का पालन पोषण चाणक्य करेंगे। और चाणक्य जैसे विद्वान अगर किसी बच्चे का पालन पोषण करें तो आप समझ सकते हैं वो बच्चा कितना विद्वान होगा। और उससे भी बड़ी बात, एक समय हुआ करता था भारत के ऋषि मुनि सिर्फ पढ़ाते ही नहीं थे, वो टीचर तो होते ही थे, साथ ही साथ हथियार चलाने की शिक्षा भी देते थे। अब जैसे देखो, हम लोग तो नॉर्मल टीचर हैं, हम आप लोग को हैंड ग्रेनेड कैसे चलाया जाता है, पिस्टल AK-47 कैसे चलाया जाता है, मिसाइल को कैसे लॉन्च किया जाता है, ये नहीं पढ़ा सकते, हम लोग को खुद ही नहीं पता। पर एक समय के ऋषि मुनि ऐसे थे जो हथियार चलाना भी सिखाते थे, गाना भी सिखाते थे, पढ़ना भी सिखाते थे, क्योंकि वो खुद जो है ऑलराउंडर टाइप के लोग होते थे, बहुत विद्वान भी, बहुत बलशाली भी। तो क्या है कि चाणक्य जैसे व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसा ट्रेंड किया कि चंद्रगुप्त मौर्य विद्वान भी है और महाबलशाली भी। और फिर चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य दोनों चले गए आक्रमण करने मगध साम्राज्य पर। अब ये समझ में नहीं आता कि कैसे चाणक्य ने सोच लिया कि मगध साम्राज्य को मुट्ठी भर सैनिक लेके हराया जा सकता है। वैसे जनता नाराज थी मगध की अपने शासक से, तो कोई कठिन कार्य भी नहीं था, लेकिन चाणक्य हार गए। अच्छा, इसी समय एक घटना और घटित हुई थी, वो भी समझ लीजिए। दुनिया जीतने का स्वप्न लेकर एक यूरोपियन निकला था, उसका नाम था सिकंदर। और सिकंदर जब निकला था तो सिकंदर जो है उसने दुनिया के कई क्षेत्रों को जीता भी, लेकिन जब वो पाकिस्तान क्षेत्र में पहुंचा, जो समय भारत था, तो पाकिस्तान क्षेत्र में तो छोटे छोटे कई राज्य थे। सिकंदर ने वहां के एक राजा को हराया भी था, उन राजा का नाम था पोरस। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर, और उसने एक राजा को हराया था पोरस को। जो लड़ाई हुई उसे कहते हैं झेलम अथवा वितस्ता, अथवा इसे ही कहा जाता है हाई डेस्पीज का युद्ध, हाई डेस्पीज का युद्ध। तो इस तरीके से क्या हुआ कि युद्ध हुआ, राजा पोरस हार गए, बट पोरस छोटे क्षेत्र के राजा हैं। सिकंदर का अगला टारगेट है मगध का शासक, और सिकंदर की सेना जानती थी कि मगध का साम्राज्य कोई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं है, कमजोर टाइप का, वो बहुत विशाल साम्राज्य है। सिकंदर अगर लड़ता तो जितना जीतने का चांस था उसका 3 गुना हारने का चांस था। सिकंदर की सेना ने लड़ने से ही मना कर दिया। सिकंदर ने बहुत जोश बढ़ाया अपनी सेना का कि डरना नहीं चाहिए, जो डर गया समझो मर गया। पर सिकंदर की सेना ने कहा कि यहां तो कंडीशन ये है कि अगर नहीं डर गया तो पक्का मर गया, हम नहीं लड़ेंगे बस। सिकंदर ने और क्या क्या कहा मैं आपको नहीं बता सकता, बट इतना तय है उसने बहुत उत्साह बढ़ाया। सेना का उत्साह बिल्कुल नहीं बढ़ा, क्योंकि सिकंदर की जो अंतिम लाइन है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, उसने कहा था चलो ठीक है वापस चलते हैं, इन कायरता से भरे दिलों में कौन उत्साह भरे, मेरे बस की बात नहीं। और सिकंदर पाकिस्तान क्षेत्र से ही वापस हो लिया। यही अवसर है जब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य अपनी ताकत बढ़ा रहे होंगे। दोनों ने फिर से शक्ति इकट्ठा की, और शक्ति कहाँ से इकट्ठा की? पाकिस्तान क्षेत्र में छोटे छोटे राज्य थे, मगध को हराना कठिन कार्य है, पर छोटे छोटे राज्यों को हराना कठिन कार्य नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा था मोहम्मद गोरी भारत के छोटे छोटे राज्यों को हरा करके फिर वहां से लूटपाट करके फिर पैसा इकट्ठा करके फिर भारतीयों को ही सेना में भर्ती करके फिर भारत के अन्य राज्यों को हराया। जैसे अंग्रेजों ने पहले छोटे छोटे राजाओं के मामले में इंटरफेयर किया, फिर अपनी ताकत बढ़ा ली, और उसके बाद पैसा भी अपना इनकम बढ़ा लिया,
और फिर उसी पैसे से भारतीयों को सेना में भर्ती करके प्लासी बक्सर की लड़ाइयाँ जीते और बाद में मराठाओं को, सिखों को, मैसूर को, सबको हराते चले गए। पूरा भारत गुलाम हो गया। ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोगों ने पाकिस्तान क्षेत्र में जाकर के अच्छा जी, कहाँ बारिश हो रही है? आप जिस क्षेत्र से हैं उसका नाम टाइप करें। वैसे मौसम तो दिल्ली का भी ख़राब है, लेकिन तूफ़ान आया, हल्का फुल्का बारिश नहीं हुई। और अच्छा हुआ नहीं हुई, क्योंकि पता नहीं क्यों जब मैं अपने क्लास के टाइम पर निकलता हूँ उसी समय तूफ़ान आता है। तो डर इस बात का था कि कहीं बारिश ना हो जाए। अच्छा, कानपुर में बारिश हो रही है। ये उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि दिल्ली से आप चलिए और जैसे कानपुर और उसके आगे पहुँचिए, वहाँ का मानसून ही बिल्कुल अलग है। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में आइए, दिल्ली में आइए, यहाँ पर बारिश कम होती है, लेकिन उस तरफ उत्तर प्रदेश में बड़ी बारिश होती है। बहुत समय बाद पिछले वर्ष मैं बारिश में फंसा था अपने घर। वैसे मुझे बारिश बहुत पसंद है, तो मैं जो है बारिश का बड़ा आनंद लिया। फिर आना था, दिल्ली चला आया। एक बार मैं इधर से जा रहा था, लखनऊ तक फ़्लाइट थी और इतना मौसम ख़राब था उस समय उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के आसपास भी। पिछले साल की ही बात है, बड़ी भयंकर बारिश थी। एक समय तो प्लेन ऐसा था कि एक तो बादलों के ऊपर चलता है और बिजली ऐसे कड़क रही थी, कांच से दिख रहा था सब कुछ, बड़ा डर लग रहा था पता नहीं घर पहुँचे कि नहीं पहुँचे। उसके बाद से सोच लिया कि बारिश में कभी जो है फ़्लाइट से कम नहीं आऊँगा। तो उधर का जो मौसम है वो बड़ा ख़तरनाक है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि ऐसे में ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने भी क्या किया कि भाई विदेशी जब भारत देश में दिमाग लगा करके अपने आप को शक्तिशाली बनाए, तो देखो मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, हिंदुस्तान के लोग वो सारा टैलेंट दिखा चुके थे, वो दूरदर्शिता दिखा चुके थे, वो कर चुके थे जो दुनिया वालों ने बहुत बाद में किया। हम भारतीय बड़े प्रतिभाशाली थे, दुनिया में सबसे आगे थे। हमारे इतिहास से दुनिया वालों ने सीख लिया, लेकिन हमने ही नहीं सीखा। ये चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य पहले ऐसे लोग हैं जो भारत के छोटे छोटे राज्यों को हराकर, फिर वहाँ से अपनी इनकम बढ़ाकर, फिर सेना बढ़ाकर और फिर पूरे भारत पर कब्जा करने निकलेंगे। मगध को भी हराया चाणक्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और फिर उन्होंने पूरे भारत में विजय हासिल करनी शुरू की और लगभग भारत जीत भी लिया। भारत का पहला राष्ट्रीय शासक कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। और बेटा मैं आपको बताऊं, ऐसे ही नहीं या अंधेरे में तीर मारने निकले थे चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य को पता था कि यदि भारत किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो, शक्तिशाली व्यक्ति के, तो भारत दुश्मनों के आक्रमण से सुरक्षित रहेगा। वरना आज सिकंदर आया है, कल को कोई और सिकंदर आ सकता है। ये बात चाणक्य जानते थे, बहुत अच्छे से समझते थे। और इससे पहले भी ऐसा नहीं, चाणक्य पहले हैं। आप लोग को याद होगा रामायण काल में भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ किया करते थे। महाभारत काल में भी लोग, इसका टारगेट ये होता था कि भारत के छोटे छोटे राज्यों को अपने कंट्रोल में ले लो। रतन जी आज सुनो बेटा, जितना जो है ये प्राचीन इतिहास में पढ़ा रहा हूँ, मगध साम्राज्य, तो नेट इशू है, थोड़ा बहुत सुन पाइए तो सुनिए, नहीं तो ये वीडियो देख लेना, ऐप पर तो वीडियो रहेगी ही। तो यहाँ पर क्या है ऐसे में कि जो रामायण काल है, जो महाभारत काल है, उस समय पर भी देखो भारत के जो राजा होते थे, अच्छा बहुत बढ़िया। तो क्या है यहाँ पर, ये जो है जो भारत के पहले के शासक थे वो भी तो भारत को एक करके रखते थे। चलो मैं आपको बता देता हूँ भारत को एक करने का मेरा मतलब क्या है। जैसे भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, अब यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। अब घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था, माना ये जाता था कि जो घोड़े को पकड़ेगा उससे लड़ाई होगी, जो घोड़ा छोड़ा है उसकी। और अगर नहीं पकड़ेगा तो इसका मतलब है कि जिसने घोड़ा छोड़ा है सामने वाला राजा उसके कंट्रोल में। अब जैसे मान के चलो दिल्ली में कोई अश्वमेध यज्ञ किया, अब दिल्ली से घोड़ा गया उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अब कहीं के भी राजा यदि घोड़ा पकड़ लेते तो उनको लड़ना पड़ता, अगर नहीं पकड़ते तो अभी तो एक पेज मुश्किल से लिखवाया था रतन बेटा, एक पेज लिखवाया था। तो यहाँ पर क्या, अगर नहीं पकड़ते तो इसका मतलब है ये राज्य के लोग जो है वो दिल्ली के राजा के कंट्रोल में माने जाते, उनका अस्तित्व नहीं समाप्त किया जाता, वो अपने यहाँ करते शासन, बस कुछ टैक्स देते दिल्ली के शासक को और बाकी ज़रूरत पड़ने पर दिल्ली का शासक उनका सपोर्ट करता। जैसे आज की डेट में है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बस ऐसे समझो।
पूरे भारत का एक राजा हो जो बहुत शक्तिशाली हो, और भारत के जो छोटे छोटे राज्य हैं वो अपने यहाँ शासन करें, लेकिन कुछ पैसा जो है भारत का जो एक सबसे शक्तिशाली शासक उसको देते रहें, जिससे वो बहुत बड़ी सेना बना के रखे, जरूरत पड़ने पर वो देश की रक्षा करे। जैसे अभी देखो पाकिस्तान अटैक कर दे तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी कि पाकिस्तान का क्या करना है, राज्यों को इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा बहुत पहले से हुआ करता था, चाणक्य ने पहली बार नहीं किया, बट चाणक्य जानते हैं ये जरूरी है। अगर पूरा भारत एक शक्तिशाली व्यक्ति के हाथ में रहा तो ही भारत सुरक्षित है। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बटा रहा, कोई पूरे भारत का शासक रहा ही नहीं, तो छोटे छोटे राज्यों को तो कोई भी हरा सकता है। आप लोगों ने देखा था कैसे रंगीला का राज्य टूटा था, तब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। कैसे बाद में सल्तनत काल में सब कुछ टूटा था मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, तो बाबर ने कैसे आकर के भारत पर कंट्रोल किया। तो ये सब बात की बात है। चाणक्य जैसे लोग इस बात को बहुत पहले से जानते थे, और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के सपोर्ट से पूरा का पूरा जो है कुछ क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो भारत जितवा लिया। बहुत सारे कार्य भी किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन्होंने गुजरात में एक झील बनवाई थी जिसका नाम है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में जानकारी दो अभिलेखों से मिलती है। एक महास्थान अभिलेख है जो बांग्लादेश में है भी, बांग्लादेश में ओगरा नाम की जगह पर, बांग्लादेश में ओगरा। और एक और अभिलेख है सहगौरा अभिलेख। सहगौरा, ये अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। इस पे पहली बार अकाल का उल्लेख है और चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात है। तो ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिली। चंद्रगुप्त मौर्य ने अच्छा शासन किया, बहुत ही ताकतवर शासक थे। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य का समय आते आते मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली था कि लगभग भारत के छोटे बड़े राज्य मगध साम्राज्य द्वारा जीते जा चुके थे। कुछ एरिया बहुत दूर दराज का अगर छोड़ दिया जाए तो वही बचेगा, बाकी पूरा भारत चंद्रगुप्त मौर्य का है। आज के बाद आप सोच करके देखो, जब सिकंदर छोटे से मगध साम्राज्य को नहीं हरा पाया, तो अब तो मगध साम्राज्य बहुत बड़ा है। अब सिकंदर जैसा या सिकंदर से भी ताकतवर कोई व्यक्ति क्या भारत को हराएगा। सिकंदर का एक सेनापति ट्राई किया था सिकंदर के स्वप्न को साकार करने का, नाम था सेल्यूकस। उसने आक्रमण किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने ना सिर्फ उसको हराया बल्कि उसकी बेटी से शादी की और दहेज में अफगानिस्तान का कंधार ले लिया। तो जब भारत शक्तिशाली होगा तो यही होगा। अगर कोई आक्रमणकारी आएगा तो उसको भारत से कुछ नहीं मिलेगा, वो भारत से कुछ लेके नहीं जाएगा बल्कि दे के जाएगा। देखो क्षेत्र भी दिया, बेटी की शादी भी किया। ये शक्तिशाली भारत है, ये चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का भारत है, ये रंगीला जैसे लोगों का भारत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य की ताकत बहुत बढ़ गई। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बच्चे जो हैं, आप तो जानते हैं, बड़े शक्तिशाली होंगे। अभी उनके वंशजों में अशोक जैसे लोगों का समय आना शेष है। क्या कौन करेगा मैं बताऊंगा कुछ पॉइंट लिखवाने के बाद। लिखना, शिशुनाग वंश 500 ये 412 से 344 ईसा पूर्व। संस्थापक शिशुनाग, फाउंडर शिशुनाग। शिशुनाग के बारे में लिखिए। शिशुनाग कैप्चर्ड अवंती। शिशुनाग ने अवंती पर कब्जा कर लिया। शिशुनाग ने अवंती पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट लाइन लिखना, फेमस किंग ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग वंश का प्रसिद्ध शासक डैश करके, शिशुनाग वंश का प्रसिद्ध शासक डैश करके कालाशोक। कालाशोक। नेक्स्ट लाइन में, लास्ट किंग ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। लिखना, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक डैश करके लिखिए, नंदिवर्धन। नंदिवर्धन वाज किल्ड बाई महापद्मनंद।
नंदिवर्धन की हत्या महापद्म नंद ने की। अब हेडिंग डालना नंद डायनेस्टी, नंद वंश। तीन 344 से 323 ईसा पूर्व। फाउंडर डैश करके महापद्म नंद, संस्थापक डैश करके महापद्म नंद। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? कोई डाउट हो तो बताएं। लिखना टाइटल ऑफ महापद्म नंद, महापद्म नंद की उपाधि। डैश करके लिखना सेकंड परशुराम, दूसरे परशुराम, और नेक्स्ट लाइन में एक राट, दूसरे में है एक राट, दूसरा टाइटल था। नेक्स्ट लाइन में लिखना महापद्म नंद कैप्चर्ड कलिंग, महापद्म नंद ने कलिंग पर कब्जा किया। एंड बिल्ट तंसुली कैनाल। अच्छा, लिखना महापद्म नंद कैप्चर्ड कलिंग, महापद्म नंद ने कलिंग पर कब्जा किया एंड बिल्ट तंसुली कैनाल्स, और तंसुली नहर का निर्माण कराया। तो कलिंग की ही एक नहर है तंसुली कैनाल, तंसुली नहर। लिखना लास्ट किंग ऑफ नंद डायनेस्टी, नंद वंश का अंतिम शासक डैश करके घनानंद, घनानंद। लिखना 326 BC, 326 ईसा पूर्व। अलेक्जेंडर अटैक्ड इंडिया, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तीन 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। एंड डिफीटेड किंग पोरस, और राजा पोरस को हराया।
और राजा पोरस को हराया। ब्रैकेट में लिख देना बैटल ऑफ झेलम ऑब्लिक वितस्ता ऑब्लिक हाई डेस्पीज। लिखना झेलम ऑब्लिक वितस्ता ऑब्लिक हाई डेस्पीज का युद्ध, इसी युद्ध में हराया था, हाई डेस्पीज का युद्ध। नेक्स्ट लाइन में लिखना एट दैट टाइम घनानंद वाज रूलर ऑफ मगध। उस समय घनानंद मगध का शासक था। नेक्स्ट लाइन में लिखना चंद्रगुप्त मौर्य किल्ड घनानंद। हाँ रतन बताओ बेटा क्या क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है पूछिए। लिखिए नेक्स्ट लाइन में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी। अब हेडिंग डालना मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश, मौर्य वंश। और मौर्य वंश में लिखिए, मौर्य वंश में लिखना 323 टू 185 BC, 323 से 185 ईसा पूर्व, 323 से 185 ईसा पूर्व। फाउंडर डैश करके चंद्रगुप्त मौर्य, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट लाइन में लिख लेना सोर्स ऑफ नॉलेज, जानकारी का साधन। हाँ पोरस हार गया था, छोटे से क्षेत्र का किंग था पोरस, लेकिन हारा भी ऐसे था कि सिकंदर की हालत ख़राब हो गई थी। सिकंदर को लग रहा था कि कहीं पोरस मुझे हरा ना दे, ऐसी सिचुएशन थी। इसलिए बाद में पोरस से सिकंदर के सामने जब पोरस लाया गया तो सिकंदर ने कहा पोरस से कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आप बताओ कि मैं आपके साथ क्या व्यवहार करूँ। तो पोरस ने कहा कि एक जीता हुआ राजा जो हारे हुए राजा के साथ करता है भाई, जो व्यवहार है वो करो आप। लेकिन सिकंदर इतना प्रभावित था कि उसने पोरस का राज्य उन्हें वापस कर दिया और अगल बगल का और क्षेत्र जो सिकंदर जीता था वो भी दे दिया राजा पोरस को। तो आप समझ सकते हैं कि पोरस बड़े बहादुर थे, बहुत ही बहादुर शासक थे, जबकि छोटे से क्षेत्र के थे। अगर वो बड़े क्षेत्र के शासक होते, थोड़ी सी बड़ी उनकी सेना होती, तो सिकंदर वहाँ हार चुका होता। तो यहाँ पर लिखना नेक्स्ट लाइन में अलग से संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सोर्स ऑफ नॉलेज, जानकारी का साधन। लिखना अर्थशास्त्र, कुछ किताबें हैं जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के समय के बारे में जानकारी मिलती है, क्या होता था। लिख लेना अर्थशास्त्र डैश करके रिटन बाई चाणक्य, चाणक्य ने लिखा, चाणक्य ने लिखा। नेक्स्ट लाइन में लिखना इंडिका, इंडिका रिटन बाई मेगस्थनीज, मेगस्थनीज ने लिखा। नेक्स्ट लाइन में महास्थान इंस्क्रिप्शन, महास्थान अभिलेख, महास्थान अभिलेख। ब्रैकेट में वोगरा डैश करके बांग्लादेश, वोगरा डैश करके बांग्लादेश में। नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट लिखना शाहगौरा इंस्क्रिप्शन,
टीवी शो नहीं दिखाता कि पोरस हारा था। और टीवी शो में कुछ भी दिखा सकते हैं, क्या किया जा सकता है, तो उसमें तो कुछ भी दिखा सकते हैं। टीवी शो का मतलब ये है कि जानकारी सही हो ना हो, मनोरंजन भरपूर होना चाहिए। टीवी शो में तो ये होता है कि जानकारी हो या ना हो, बट मनोरंजन भरपूर होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि टीवी शो में जो है वो सही नहीं मानेंगे आप। तो यहाँ पर लिखिए नेक्स्ट लाइन में, शाहगौरा इंस्क्रिप्शन, शाहगौरा अभिलेख, ब्रैकेट में गोरखपुर उत्तर प्रदेश। शाहगौरा इंस्क्रिप्शन में लिख लेना, एक एरो बनाकर, डिस्कशन अबाउट फेमिन, अकाल की चर्चा, अकाल की चर्चा। नेक्स्ट लाइन में लिखना, चंद्रगुप्त मौर्य वाज फर्स्ट नेशनल किंग ऑफ इंडिया। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला राष्ट्रीय शासक था। चाणक्य के कुछ किस्से सुनाओ, ठीक है सुना दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी कुछ लिखना है लिख लीजिए, नहीं तो रह जाएगा। तो लिखना यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले राष्ट्रीय शासक थे। नेक्स्ट लाइन में, चाणक्य ऑब्लिक विष्णुगुप्त ऑब्लिक कौटिल्य, चाणक्य ऑब्लिक विष्णुगुप्त ऑब्लिक कौटिल्य वाज टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। लिखना, चंद्रगुप्त मौर्य बिल्ट सुदर्शन लेक, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाई। ब्रैकेट में इन गुजरात, गुजरात में 305 BC, 305 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया। एंड मैरिड विद हिज डॉटर, एंड मैरिड विद हिज डॉटर कॉर्नेलिया ऑब्लिक हेलेना, और उसकी बेटी कॉर्नेलिया ऑब्लिक हेलेना से, और उसकी बेटी कॉर्नेलिया ऑब्लिक हेलेना से शादी की, उसकी बेटी कॉर्नेलिया ऑब्लिक हेलेना से शादी की। नेक्स्ट लाइन में लिखना, सेल्यूकस गेव कंधार एज डाउरी, सेल्यूकस ने कंधार दहेज में दिया। सेल्यूकस ने कंधार दहेज में दिया। 305 BC, 305 ईसा पूर्व, मेगास्थनीज केम टू इंडिया, 305 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज भारत आया। चंद्रगुप्त मौर्य एक अन्य नाम से जाने जाते थे, लिख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य वाज नोन एज सेंड्रोकोप्टस, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोप्टस के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोप्टस के नाम से जाना जाता था।
नेक्स्ट लाइन में लिखना सुदर्शन लेक वाज रीबिल्ट बाई, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था एक क्रम से लिखना कई शासकों ने कराया था। एग्रीकल्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण झील थी ये गुजरात की, तो कई शासकों ने कराया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखना। ये 3 नाम मैंने लिखे हैं, तीनों लिख लीजिए। फर्स्ट है अशोक, सेकंड है रुद्रादामन और थर्ड है स्कंदगुप्त। थर्ड है स्कंदगुप्त। थर्ड है स्कंदगुप्त। ये 3 नाम हैं, एक तो अशोक है, दूसरा रुद्रादामन है, तीसरा स्कंदगुप्त है। ये 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था सुदर्शन झील का। तो आप बताइए, कोई डाउट, कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना हो तो बताएं। कुछ पूछना चाहते हो तो बताएं, कुछ पूछना चाहते हैं? शायद इनकी 2 बेटी से शादी किया, महत्वपूर्ण नहीं है, शायद को शायद ही रहने दीजिए रतन जी। क्या है कि एक जो शादी हुई जिसका महत्व है भारत के लिए भी, जहाँ से दान दहेज मिला अच्छा खासा, उसी को याद रखा जाए। कोई और शादी हुई हो तो कोई मतलब नहीं है। और कोई क्वेश्चन? और कुछ पूछना चाहेंगे? अक्षय, रतन, अविनाश, कोई और डाउट हो तो बताएं। एनी क्वेश्चन? तो चलिए ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास लेते रहिएगा आप लोग, लाइव रहेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। कोई डाउट हो तो पूछते रहिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ा सा टफ मानी जाती है, बट कोई बात नहीं, मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में यहीं तक, धन्यवाद।